हेलो कंपटीटर्स। आप किसी न किसी कंपटीशन की जरूर तैयारी कर रहे हैं, नीट जेई या फिर आप बात करें बोर्ड एग्जाम्स की या सीयूटी एग्जाम्स की। तो आपके उस कंपटीशन में मैं एक भागीदारी आपके साथ रखना चाहूंगा और एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। एंड इस इक्विलिब्रियम का जो पार्ट टू है दैट इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। हम बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से इसको समझेंगे और मुझे विश्वास है कि मैं आपको इसको आसान करने में जरूर हेल्प करूंगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम और उसका लेक्चर नंबर 1। लेट्स वी स्टार्ट। कर रहे थे आयनिक इक्विलिब्रियम और उसके लेक्चर 1 की बात करें तो वहां से हम स्टार्ट करते हैं और अपने पास आगे जो पार्ट है उसको हम शुरू करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। और आयनिक इक्विलिब्रियम में हमारा लेक्चर 1 है दैट इज ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। और इसका कंसेप्ट लॉगरिथम लॉग जो जनरल हमें जरूरत पड़ती है इसकी। तो इस टॉपिक को आज हम स्टार्ट करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेट्स वी स्टार्ट। सबसे फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल में आयनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। अगर हमें व्हाट्स द आयनिक इक्विलिब्रियम इफ वी क्लियर देन वी कैन सोल्व इट इजिली। नाउ लेट्स वी स्टार्ट। आयनिक इक्विलिब्रियम की जो प्रॉपर्टी है उसको बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन में हम देखेंगे। यहाँ एक हम इक्वेशन लेते हैं, उससे हमें क्लियर होगा ए बी। और इसका अगर मैं आयनाइजेशन करूं देन इट विल डिसोशिएट इनटू ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव। मैंने कोई भी सॉल्यूशन लिया और उसके अंदर इसको डाला तो ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में डिसोशिएट हुआ। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज which are not completely dissociate into ions, not completely dissociate into ions। आइंस में जो डिसोशिएट ना हो, लाइक लेट्स वी टेक द एग्जांपल ऑफ एस्टिक एसिड। इफ यू आर टेकिंग 10 ग्राम एस्टिक एसिड एंड पुट इनटू aqueous solution, out of 10 gram approximate, we are taking just an example, approximate 8 gram 7 gram will be dissociate into that ion and approximate 2 gram left। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर है दैट इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, दो कंप्लीटली डिसोशिएट ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आयनिक इक्विलिब्रियम हमारे पास कहाँ स्टडी करते हैं? हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में स्टडी करते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगा कि आयनिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश बिटवीन द अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स। यहाँ हमारे पास 2 ग्राम लेफ्ट हो गया था, दैट इज अनआयोनाइज्ड, जो आयंस में डिसोशिएट नहीं हुआ। द कंपाउंड विच आर नॉट डिसोशिएट इनटू आयंस दैट इज कॉल्ड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स एंड दीज आर द आयंस। equilibrium established between the unionized molecules and ions in the solution of weak electrolytes। ये जो इसके आयंस हैं और ये अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं, इसके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, दैट इज नोन एज द आयनिक इक्विलिब्रियम। आई होप कि आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा एंड वी आर स्टडी अबाउट द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, नाउ जस्ट वी आर टेकिंग द एग्जांपल्स ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। अगर हम एक एग्जांपल लें, लेट्स वी टेक द एग्जांपल ऑफ एस्टिक एसिड, कि अभी हमने एस्टिक एसिड का एग्जांपल लिया था। तो एस्टिक एसिड को आप देख पा रहे हैं, दैट इज द एस्टिक एसिड एंड डिसोशिएट इनटू द एसीटेट आयन, दैट इज कॉल्ड एसीटेट आयन एंड दिस इज नोन एज द एस्टिक एसिड। ओके, vinegar, it's also known as the vinegar, and we put the acetic acid in aqueous solution, then it will dissociate into acetate ion and proton, means hydrogen ions, or proton we can say। now equilibrium established between the unionized unionized amounts and ionized ions is known as the ionic equilibrium। okay, just this is an examples of ionic equilibrium and now we are also taking the another examples। next we are taking the another examples like that ammonium hydroxides। ammonium hydroxides also dissociate into, ammonium hydroxide is also a weak, that is the weak acid and this is known as the weak base, weak base, because it dissociate into the, it give H ions in the aqueous solutions and it will give OH ion in aqueous solution, it is known as the weak base।
When put in the ammonium hydroxide in aqueous solution, dissociate into the ammonium ion, that is known as the ammonium ion, and this is known as ammonium ions. Why it get the NH4 positive? Ammonia, nitrogen have 5 valence electrons and have the tendency to attach 3. After attaching the 3, octet of nitrogen will complete. But when we attach one hydrogen molecules more, then it will give 1, so it will get the positive charge. So it is known as the NH4 positive, that is called ammonium ion, and this is the ammonia. Okay. Now equilibrium established between the ionized molecules and unionized molecules. This is known as the ionic equilibrium. I hope you can understand what is the ionic equilibrium. Ionic equilibrium, first of all, take in weak electrolytes, and second one, the correct definition is that ionized molecules and ionized molecules have a equilibrium establishment, and that is known as the ionic equilibrium. Let's we further take other parts of the ionic equilibrium. Now there are the 2 points. Here we take the statements electrolytes. Now what are the electrolytes? First one, एक common terms है जो हमारे सामने आई, अभी हमने शब्द लिखा था weak electrolytes. Compounds or substance which give free ions in their molten state. Molten state means उसकी पिघली व्यवस्था, और in aqueous solution. या तो कोई compound है that is the melted, or if you are put in the aqueous solution, then it will give the free ions. Let us take the example of NaCl, that is known as the common salt also. If we put the common salt in water, then it will dissociate into Na positive and Cl negative. It means compound when we put in the aqueous solution dissociate into ions, or otherwise if the compound melted, then it will dissociate into ions, that is known as the electrolytes. Now electrolytes are further divided into 2 parts. One is known as the strong electrolytes and another is known as the weak electrolytes. इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकता है? कोई एसिड हो सकती है, बेस हो सकता है, या फिर कोई साल्ट हो सकता है. ये पॉइंट हमें ध्यान रखना होगा. And now electrolytes are further of 2 types. One is the strong electrolytes and another is known as the weak electrolytes. Strong electrolytes are those completely dissociate into ions. If we are taking 10 gram and put into the aqueous solution, then complete 10 gram substance dissociate into ions. And weak electrolytes are those which are not completely dissociate into ions. If you are taking the 10 gram of weak electrolytes, put into aqueous solution, then approximate 8 gram, 7 gram will dissociate into ions. It means 2 gram will left. These are known as the weak electrolytes. Now, what are the strong and weak electrolytes? If you are taking the definition, strong electrolytes which are completely ionized in aqueous solution are called strong electrolytes. If you are taking the examples, strong electrolytes, first there is one point also for there is one point also. Okay, we are taking the examples of strong electrolytes: H2SO4, HCl, HNO3. Okay, sulfuric acid, hydrochloric acid, nitric acid. Okay, chloric acid, hydrogen bromide, hydrogen iodide. These are strong acids. And strong base: potassium hydroxide, sodium hydroxide, barium hydroxide, cesium hydroxide, rubidium hydroxide. These are strong base. These shows the strong electrolytes. And salts: NaCl, KCl, and copper sulfate. These are the common examples which shows the strong these are the strong electrolytes and completely dissociate into ions. If you are taking the example of hydrochloric acid, hydrochloric acid is like that, and your sodium hydroxide is like that. Now, what are the weak electrolytes? These are those electrolytes which are partially ionized in aqueous solution are called weak electrolytes. They are not completely dissociate. For weak electrolytes वैल्यू अगर हम अल्फा की देखें तो लेस देन 1 होती है और स्ट्रॉन्ग में मोर होती है. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जांपल, we are taking the examples of weak electrolytes. Now what are the examples? Hydrogen cyanide, acetic acid, formic acid, carbonic acid, phosphoric acid, phosphorus acid, bromic acid. These are the examples of all weak. And weak base: ammonium hydroxide,
copper hydroxide, zinc hydroxide, iron. We are taking that these are the transition elements: copper, zinc, iron. These are the transition elements, and aluminum hydroxide also included in weak. Now, one difference is also between strong electrolytes and weak electrolytes. What is the main difference? If we are taking the examples on basis of the conductivity, one property is there. If we are taking the conductivity, in weak electrolytes we have studied alpha is less than 1, and strong electrolytes alpha degree of dissociation equal to 1. Now we are taking the example of benzoic acid. This is known as the benzoic acid. This is the benzoic acid. Benzoic acid. Okay. Benzoic acid. If we are taking benzoic acid, put into solution and pass the electricity, because weak electrolytes are not completely dissociate. तो completely dissociate नहीं होगा तो क्या होगा? लेस आयंस फॉर्मेशन होंगी. क्या होगा? लेस आयंस होंगे. और यदि आयंस लेस हुए तो कंडक्टिविटी क्या होगी? लो कंडक्टिविटी होगी. ओके. इफ यू आर टेकिंग द पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट जो है ये किसमें टूटेगा? मोर आयंस में डिसोसिएट. दीज आर द कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस, सो गिव द मोर आयंस. इसके आयंस ज्यादा बनेंगे because it not completely dissociate into ions, so it give the less ions. यदि more ions बनेंगे तो कंडक्टिविटी कैसी होगी? हाई होगी. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस क्या है? ज्यादा है. तो एक डिफरेंस हम बता सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वीक एंड strong electrolytes on the basis of the conductivity. Weak electrolytes shows low conductivity and strong electrolytes also shows high conductivity. Okay, that's the one difference between strong and weak electrolytes. Let's we further proceed. Now, this is the general concept जो हमने पीछे पढ़ा था, और अब हम पढ़ेंगे Arrhenius concept of ionization and dissociation. Arrhenius is the name of scientist who give a concept. किसके बारे में बताया था उसने? कि Arrhenius ने बताया कि यदि हम aqueous solution लें, according to the Arrhenius, when an electrolyte dissolve in water, it split up into two opposite charged particles. One is cation and another is anion. Let's we take the example. Now that is the one compound, maybe salt, acid, base, and put into aqueous solution, then it will dissociate into cation and anion. This is known as the Arrhenius concept. Now, where is Arrhenius concept used? What are the other aspects of Arrhenius? Let's we take the example of HCl. It also dissociate into H positive, Cl negative. Or in aqueous solution, there is one point according to Arrhenius: total positive charge equal to total negative charge. It means if there is one positive charge and the anion also have the one negative charge, this is the important aspect. But ions may be different. क्या ions बराबर होंगे? तो ऐसा पॉसिबल हमारे पास नहीं है कि भी आयंस बराबर होंगे. ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम मिलती है हमारे पास. इफ यू टेक द other aspects, that's the last point. Very important point. Very important point. Now, what is this point? This point says that in electrolyte solution, number of positive ions may or may not be equal to number of negative ions. Here is the charge. चार्ज तो हमेशा बराबर रहेगा. जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा. लेकिन बात करता है नंबर ऑफ आयंस, पॉजिटिव आयंस और नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस. लेट्स वी टेक द एग्जांपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. अगर ये डिसोसिएट होता है सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये दो पॉजिटिव आयंस बनाता है और ये नेगेटिव आयंस बनाता है. चार्ज हम देखें तो यहाँ भी 2 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है. चार्ज, नेट चार्ज कितना आएगा हमारे पास? 0. लेकिन आयंस की बात करें तो यहाँ हमारे पास 2 हाइड्रोजन आयंस है, 2 आयंस है. लेकिन अगर हम नेगेटिव आयंस की बात करें तो 1 आयंस है, 1 नेगेटिव आयंस. यहाँ 2 पॉजिटिव आयंस है, यहाँ एक क्या है? नेगेटिव आयंस है. तो आयंस जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, बट चार्ज जो है वो हमेशा क्या मिलेगा? इक्वल मिलेगा. दैट इज मेन एस्पेक्ट ऑफ Arrhenius.
अर्नियस ने बहुत सिंपल बात बताई थी, लेकिन इस पॉइंट को हमें बड़े ध्यान से समझ के चलना है। लेट्स आगे बढ़ते हैं। अर्नियस के एस्पेक्ट के बाद हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, उसकी प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की, वो उसके आयंस डिफाइन करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लें कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट, हिंदी में इसको नीला थोथा भी कहा जाता है। तो कॉपर सल्फेट को यदि एक्वस सॉल्यूशन में डिसोल्व करते हैं तो दैट इज गिव द कॉपर टू पॉजिटिव आयंस, एंड दीज टू कॉपर पॉजिटिव आयंस गिव द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है। तो देखो इसके आयंस जो है इसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहे हैं हमारे पास। ऐसे ही अगर हम सॉल्यूशन में करंट पास करते हैं तो हमारे पास एक पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो कटायन ऑलवेज माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड और अनायन ऑलवेज माइग्रेट्स टुवर्ड्स एनोड। आप अगर इस पॉइंट को, क्योंकि इलेक्ट्रो रेडॉक्स रिएक्शन में भी कंसेप्ट हमारे पास आ चुका है, तो हम जनरली इसको याद कैसे रख सकते हैं। कटायन सी से स्टार्ट होता है और कैथोड भी सी से स्टार्ट होता है, तो सी हमेशा सी की तरफ माइग्रेट करेगा। और अनायन ए से स्टार्ट होता है और ये भी ए से स्टार्ट होता है, तो अनायन हमेशा एनोड की तरफ माइग्रेट करेगा। इस एस्पेक्ट से इसको याद रख सकते हैं। बाकी रेडॉक्स रिएक्शन में हम कंप्लीट पॉइंट इसको समझ चुके हैं। आगे हम इस पॉइंट में देखते हैं, हम एक एनोड और कैथोड के एस्पेक्ट को एक एग्जांपल से यहाँ समझाया, तो चलिए उस पॉइंट को देखते हैं हम। लेट्स वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ NaCl हमारे पास है। एंड नाउ NaCl डिसोसिएट इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज गिविंग फ्रॉम आउटसाइड, जब बाहर से अंदर करंट दिया जाता है, उस टाइम पे एनोड के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और कैथोड पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। व्हेन करंट इज गिविंग इनसाइड, अंदर देते हैं, यदि ये करंट अंदर से बाहर जा रहा होता है ऐसे, तो उस टाइम पे एनोड पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, और कैथोड पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। क्लियर हो गया। तो हमारे पास क्योंकि करंट हम सोर्स से अंदर दे रहे हैं सिस्टम के अंदर, तो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। नाउ अब हमारे पास ये कटायन है, दैट इज द कटायन, एंड दिस इज अनायन। ओके, नाउ कटायन इज माइग्रेट, कटायन हैव द पॉजिटिव चार्ज, सो कटायन माइग्रेट्स टुवर्ड्स द कैथोड। तो मैंने कहा था कटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो किधर जाएगा, नेगेटिव की तरफ माइग्रेट करेगा। इसलिए कटायन भी सी से शुरू होता है और कैथोड भी किससे स्टार्ट होता है, सी से स्टार्ट होता है। क्लियर। ऐसे अनायन है, अनायन के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, सो इट विल माइग्रेट टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द नेगेटिव माइग्रेट टुवर्ड द पॉजिटिव, बिकॉज अनायन आल्सो स्टार्ट विद द ए और एनोड आल्सो स्टार्ट विद द ए, सो अनायन माइग्रेट्स टुवर्ड द एनोड। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। और ये हमारे पास माइग्रेशंस के ऊपर क्वेश्चंस अगर कभी आता है क्वेश्चंस, तो उसको हम इस तरह से क्लियर भी कर सकते हैं। ओके, जनरल एस्पेक्ट था, इसको हमने समझा। अगर हम, ये हम पहले जान चुके हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को, अगली प्रॉपर्टी ये हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज आयंस के। तो अनायनाइज्ड मॉलिक्यूल्स और आयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। द दिस कंडीशन ऑफ रिवर्सिबल आयनिक रिएक्शन इज नोन एज द आयनिक इक्विलिब्रियम। ये हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में पीछे भी जान चुके हैं। ओके, अब इसमें एक थोड़ा सा एस्पेक्ट और जुड़ जाता है। ये जो हमारे पास इक्वेशन बनती है, इसके अंदर अगर हम लोमा लगाएं, लॉ ऑफ मास एक्शन, लोमा लगाते हैं, तो प्रोडक्ट अपॉन क्या होता है, रिएक्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम इसका निकालें के, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं इसके अंदर। इसी के ऊपर आगे फर्दर हमारी एक प्रॉपर्टी और डेवलप होगी। दीज आर द प्रॉपर्टीज जो हमने स्टडी की हैं, उनके ऊपर ये क्वेश्चन है। ओके, नाउ अर्नियस कंसेप्ट ने प्रॉपर्टी बताई आयनिक सॉल्यूशंस की, और एक लॉ आया दैट इज नोन एज द ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड ने क्या कहा, ओस्टवाल्ड ने कहा, ओस्टवाल्ड वाज द फर्स्ट टू अप्लाई लोमा टू द आयनिक इक्विलिब्रियम। कहता है जो आयनिक इक्विलिब्रियम है उसके अंदर अगर हम लोमा लगा दें, लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दें, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग आता है। क्लियर। यहाँ थोड़े से एस्पेक्ट्स हैं, इनको मैं एक बार डिस्कस करना चाहूंगा। पहला एस्पेक्ट है, ओस्टवाल्ड वाज द फर्स्ट टू अप्लाई द लॉ ऑफ मास एक्शन टू आयनिक इक्विलिब्रियम।
क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि ए बी है, ए बी डिसोसिएट इनटू ए बी पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव। नाउ लॉ ऑफ मास एक्शन लगाया हमने, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट है और ये अपने पास क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट आ जाएगा। दैट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके, और हमें पता है कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे एप्लीकेबल होगा, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होगा ही। अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एन वीक इलेक्ट्रोलाइट is diluted, then degree of ionization of electrolyte increase, and at infinite dilution it remain 100% dissociation। ये कहता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर एप्लीकेबल है, एक्वस में डालोगे तो उसका डिसोसिएशन बढ़ेगा, और मान लीजिए हमने इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया, बहुत सारा वाटर डालते रहे, तो अल्टीमेटली चांस है कि वो 100% डिसोसिएट हो जाएगा। ऐसा उन्होंने मान के चले। इससे पहले ये कहते थे कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो 100% डिसोसिएशन हो सकता है। जैसे उन्होंने बताया कि भाई मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन है ए बी दैट डिसोसिएट इनटू ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव। इनिशियल कंसंट्रेशन पे इसकी सी कंसंट्रेशन है और इनकी अमाउंट क्या है, 0 0 है। इक्विलिब्रियम पे इसमें से जो डिसोसिएशन हुआ वो अल्फा हुआ, तो जितनी इसकी कंसंट्रेशन है तो उसको हमने उसमें से सब्सट्रैक्ट कर दिया, सी अल्फा, सी अल्फा और सी अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो मान लीजिए सी अल्फा गया तो सी अल्फा टूट के यहाँ चला जाएगा। क्लियर? अल्फा क्या है हमारे पास यहाँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दें इसके ऊपर, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, देन द प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ओके, नाउ what is the value of a positive? Now this is the value of a positive, c alpha. What is the value of b negative? This is the c alpha, we also put the c alpha. And now what is the value of AB? तो C minus C alpha. Now we are putting C minus C alpha, तो एक हमने ये रखा, एक हमने ये रखा, और C minus C alpha, क्योंकि कॉमन लिया तो इससे हमारे क्या हो गया, डिडक्ट हो गया। अब हमारे पास क्या बचेगा, C, यहाँ से एक अल्फा है तो यहाँ एक अल्फा है, तो C alpha स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। इफ अल्फा जो है वो लेस देन 1 है, क्यों? क्योंकि ये किसके अंदर लागू है हमारे पास, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में। किस में लागू होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस देन 1 होता है। इट मींस वी कैन से 1 माइनस अल्फा, क्योंकि लेस देन 1 वैल्यू है, 1 से बहुत कम है तो 1 में से सब्ट्रैक्ट, तो 1 माइनस अल्फा इज आल्सो इक्वल टू 1। इसकी जगह हम 1 रख सकते हैं। सो वी आर गेटिंग द रिजल्ट k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। इसको हमने अप्रोक्सीमेट 1 कंसिडर किया। क्यों किया? क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन, Ostwald dilution law, weak electrolytes. In case of weak electrolytes, that condition is applicable. We are getting the result kc alpha square. Now if we are alpha, तो अगर हम अल्फा लेंगे, मान लीजिए यहाँ k है, c अल्फा स्क्वायर है तो k बाई सी अल्फा स्क्वायर, k बाई सी, और अल्फा हम रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अंडरूट k बाई सी। सो वी आर गेटिंग अल्फा इज इक्वल टू k बाई सी, वेयर k is constant at constant temperature. Now we also know that हमारे पास एक और एस्पेक्ट निकल के आया। हमारे पास क्या है कि अल्फा को यदि हम के जो हमारे पास कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, उसको हम 1 कंसिडर कर लें, तो क्या हम रख सकते हैं ऐसे कि भी अल्फा जो है वो हमारे पास क्या है, के अपॉन सी ऐसे है, क्योंकि के जो है वो कांस्टेंट है। तो अगर इसको अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट सी कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज के इज कांस्टेंट। सो वी आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ रिजल्ट। एंड सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, कंसंट्रेशन वॉल्यूम के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं इसको वी को इस तरफ लेके आऊं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। सो 1/c मीन्स क्या है कि इसकी सी की जगह हम क्या रख सकते हैं, वॉल्यूम रख सकते हैं। तो अल्फा वी आर गेटिंग सच टाइप ऑफ डायरेक्शन। इट मीन्स वी मीन्स वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स क्या होता है, हमने वाटर ऐड किया है तभी तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी। इट मीन्स वाटर ऐड करने पर क्या होता है, डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में ये रिलेशन आती है। तभी उसने कहा था यदि हम डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, बढ़ेगा। और यदि हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो डिसोसिएशन भी 100% हो जाता है। दैट इज द ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये उन्होंने अपने एस्पेक्ट इसके अंदर बताया था।
वेरी सिंपल है, और एक बार हम हाथ से करके देखेंगे तो हमें समझ में आ भी जाएगा। ओके, नाउ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ने क्या बताया? इसने कहा कि यदि हम डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं, नाउ लास्ट स्लाइड में हमने देखा, इफ यू इंक्रीज द डाइल्यूशन देन अल्फा आल्सो इंक्रीज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगा, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अल्फा क्या होता है, 100% डिसोसिएट होता है। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन? दस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डाइल्यूशन। अल्फा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। ओके, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन के क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। दिस इज नोन एज द ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बोलते हैं। आई होप कि कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। दैट्स द ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं, वो हम एक एक डिस्कस करेंगे, और जिसमें सबसे बड़ी लिमिटेशंस है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। कभी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। ये इसका एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। और यदि हम ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को किसके अंदर एप्लीकेबल करें, मोनोबेसिक वीक एसिड्स के अंदर एप्लीकेबल करें, तो बिल्कुल सेम वही पार्ट है, कहीं 1% भी डिफरेंशिएट नहीं है। हमने एसिड ली, डिसोसिएट हुई C00, इक्विलिब्रियम पे C-C अल्फा। अब हमने, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसिड का, सॉरी अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो एसिड के अंदर कांस्टेंट क्या होता है, Ka, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये वैल्यू रखी हमने, तो हमारे पास वही एस्पेक्ट आया, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वन कंसिडर, तो KaCl²। क्लियर? तो डिफरेंस हमारा कोई भी नहीं आएगा, तो हमें ये ध्यान रखना होगा। और यदि इसी की जगह हम बेस लेते हैं तो वहां हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस में Kb की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो ये हमारे मोनोबेसिक का एस्पेक्ट हुआ। क्लियर? ऐसे हम अगर बेस लेके चलते हैं तो उसमें हमारे पास यहाँ क्या आएगा, Kb एंड C अल्फा²। तो मोनो बेसिक एसिड्स हो या मोनो एसिडिक वीक बेस हो, तो उनके अंदर हम ये एस्पेक्ट लगा सकते हैं। अभी हम लिमिटेशन में आगे बढ़े, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक हमें करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड लॉगरिथम। दैट्स द जनरल टॉपिक, और ये आने के बाद हमें काफी एस्पेक्ट समझ में आते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को हम इसके साथ लेके चलते हैं। और इस टॉपिक को हम अगले लेक्चर है हमारा, उसके अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे। लॉगरिथम टॉपिक क्लियर करने के बाद ही हम ओस्टवाल्ड की आगे की प्रॉपर्टी हैं उनको समझ पाएंगे। तो डियर कंप्यूटर्स, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम लॉगरिथम, एंटीलोग एंड हाउ इट कैन बी एप्लीकेबल इन ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ अप्लाई करेंगे। आई होप कि आज जो मैंने आपको समझाया वो आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।